बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्च 2023 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और इस पेपर को हम सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू आवर लेटेस्ट टैक्स लॉ जो टैक्स ईयर 2023 का है। और जो लॉ की का स्टेटस एप्लीकेबल है टू आवर सितंबर 2023 अटेम्प्ट, हम उसके मुताबिक इसको सॉल्व करें। यानी सेल्स टैक्स का जो रेट है वो हम 18% वाले से इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 of this paper. Question number 7 is about confidence engineering। और ये काम बेसिकली क्या करते हैं, दे आर इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑटो पार्ट्स। सवाल का जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इज़ अबाउट वही कन्वेंशनल कि आपको सेल्स टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है, और अगर कोई इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड है तो वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। ये सारी कैलकुलेशन आप बनाएंगे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023। सवाल की जो सेकंड रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि आपको रीजंस बतानी है जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं अमाउंट्स का। रिक्वायरमेंट के टोटल 19 मार्क्स हैं, 15 + 14, एंड यू जस्ट हैव 34 मिनट्स इन एग्ज़ाम कंडीशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हमने दो कैलकुलेशंस बनानी होती हैं, एक आउटपुट टैक्स की और इनपुट टैक्स की। आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स माइनस कर देते हैं। जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे और सेल्स टैक्स 18% से बनाएंगे और फर्दर टैक्स 3% से बनाया जाएगा। फर्दर टैक्स जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल करते हैं उनके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है विद फ्यू एक्सेप्शंस। ओके जी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको वो इस टेबल में दी गई है। इस टेबल में चार आइटम्स दिए गए हैं परचेजेस में, कि आपने टैक्सेबल गुड्स लिए हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, और दूसरा आइटम लिखा है टैक्सेबल गुड्स लिए हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से। ना जो आपने टैक्सेबल गुड्स लिए हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि ज़रा मैं क्लैरिटी से समझ आए। जो चीज़ें आपने ली हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, उनके ऊपर तो कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा, सो द अमाउंट ऑफ 60 मिलियन इज़ इररेलेवेंट फॉर अस। लेकिन जो बाकी तीन अमाउंट्स हैं, यानी सप्लाईज में टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये बिल्कुल हमारे लिए रेलिवेंट है, और टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ये हमारे लिए रेलिवेंट है। सो वी विल सिंपली इग्नोर 60 मिलियन, और बाकी को हम अपनी कैलकुलेशन का हिस्सा बनाएंगे। सो ये जो हमारी कैलकुलेशन बनने जा रही है, इसमें चूंकि अगर आप सवाल के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है इन तीन फिगर्स में। सो हम इन तीनों फिगर्स के लिए अपने सवाल के सोल्यूशन में वर्किंग्स बना लेते हैं। सो विल मेक अ वर्किंग फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। 220 मिलियन की फ़िगर सीधी क्वेश्चन से ला रहे हैं हम। इसी तरह अनरजिस्टर्ड पर्सन की फ़िगर जो आपने सप्लाई की 40 मिलियन, वो भी सीधी क्वेश्चन से आ रही है। और जो रजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेजेस किए हैं 338 मिलियन, वो भी सीधा क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक एक करके देखता जाऊंगा, और जहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मैं इन फिगर्स को एडजस्ट कर लूँगा। सो फर्स्ट आइटम इज टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड वायर्स एंड केबल्स ऑफ ₹6 मिलियन। सो वायर्स एंड केबल्स, जाहिर सी बात है ये आपकी परचेज़ के तौर पे बताया गया है आइटम, कि टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसका मतलब इसका ताल्लुक जो है वो मेरी फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर यानी कि 338 मिलियन की जो फिगर है उसके साथ हो सकता है। लेकिन मुझे देखना पहले ये है कि वायर्स एंड केबल्स अगर मशीनरी की रिपेयर के लिए आए हैं तो इसके लिए टैक्स लॉ हमें क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सो हम नोट्स को एक दफ़ा रेफ़र कर लेते हैं, और विच इनपुट टैक्स इज़ एडजस्टेबल, इस पे आप जाएंगे, और टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि जिनके इनपुट टैक्सेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप नहीं उस उन उन इनपुट टैक्सेस को क्लेम कर सकते। सो पॉइंट नंबर 10 को अगर हम देखें, सो इट सेज वायर्स एंड केबल्स जो है इसका इनपुट टैक्स जो है वो किस में लिस्ट है, टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड में। सेक्शन 8 की प्रोविजन है ये। लेकिन इसमें ये कहा हुआ है कि इसमें से आप निकाल, यानी आप इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, यानी कुछ ऐसे वायर्स केबल्स भी हैं जिनका आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। और वो एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं, कि अगर इफ़ सच गुड्स आर एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल और फॉर डायरेक्ट यूज़ इन प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन के इस्तेमाल के लिए हैं वायर्स एंड केबल्स, तो फिर बिल्कुल आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। सो हमारे लिए यहाँ पे रेलेवेंट सिचुएशन यही बन रही है, क्योंकि ये वायर्स एंड केबल्स आए हैं किस चीज़ के लिए, मशीनरी की रिपेयर के लिए। तो इसलिए इसका तो इनपुट टैक्स हम क्लेम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 6 मिलियन
कि कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे टैक्सेबल गुड्स में ये ऑलरेडी शामिल है। तो मैं यहाँ पे कोई भी इस फिगर की वजह से कोई एडजस्टमेंट नहीं बनाऊँगा। Second information is taxable goods from unregistered person. Include goods worth 14 million purchased from a cottage industry. कॉटेज इंडस्ट्री जो है, अगेन मैं एक दफ़ा नोट्स पे रेफ़र करके आपको बता देता हूँ कि कॉटेज इंडस्ट्री का सिनेरियो है बेसिकली क्या, कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो इटसेल्फ होती क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो जब आप परचेज करते हैं फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, तो लोकल सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री आर एग्जाम फ्रॉम सेल्स टैक्स। तो वो तो सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं करते आपको, ठीक है जी। और वो होते भी अनरजिस्टर्ड पर्सन ही है। तो अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो आपको सेल्स टैक्स भी चार्ज नहीं करते, तो और ये जो 14 मिलियन का फिगर है, ये किस में शामिल है, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अगेन ये इन्फॉर्मेशन, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है हमारी कैलकुलेशन पे, क्योंकि जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, वो वैसे ही हमने वो 60 मिलियन को इग्नोर किया हुआ है टेबल में से ही। तो उसी से इसका ताल्लुक है और ये हमारी सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन को इम्पैक्ट नहीं करता है। थर्ड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इट सेज कि ऑटो पार्ट्स, ये अगेन अब बात हो रही है टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि सॉरी, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो मेरा वर्किंग नंबर 1 है जिसमें 220 मिलियन का फिगर है, उससे मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें बताया हुआ। ये है कि ऑटो पार्ट्स 5 मिलियन के हैं जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए हैं, और वारंटी की वजह से ये पार्ट सप्लाई करने पड़ गए। तो वारंटी में जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाती है ना, ये चीज़ आपने याद रखना है कि वारंटी का जो आइटम होता है, वो कोई भी चीज़ आप ख़रीदें और वो उसकी कोई वारंटी हो, तो उसका कुछ प्रीमियम ऑलरेडी चार्ज कर लिया जाता है आपको। तो बाद में जब वो आइटम सप्लाई किया जाएगा तो उसके कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे और उसकी कोई सेल्स टैक्स इम्प्लीकेशन भी नहीं है सप्लायर के लिए, क्योंकि उसने जिस वक्त आपको चीज़ बेची थी तो उस वक्त उसने कुछ इजाफी पैसे चार्ज किए थे जो वो हर कस्टमर से कर रहा होता है, जिसमें वो फिर वारंटी क्लेम्स की कॉस्ट को कवर करता है। तो इसका मतलब सेल्स दोबारा से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने फ्री में कोई ऑटो पार्ट्स सप्लाई किया है और वो वारंटी की वजह से किया है। तो 5 मिलियन, ये कह रहे जी टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड 5 मिलियन। तो अगर टू रजिस्टर्ड पर्सन में वो आपके 5 मिलियन शामिल है, तो ये तो दोबारा से सेल ट्रीट नहीं होना चाहिए है। तो इसलिए इस 5 मिलियन को मुझे क्या करना चाहिए, इसको मुझे माइनस कर देना चाहिए अपने रजिस्टर्ड पर्सन की सेल में से, क्योंकि ये दोबारा सेल ट्रीट नहीं होते वारंटी पार्ट्स। रीज़न आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जब आपको ओरिजिनल आइटम सेल किया गया था तब आपको कुछ प्रीमियम चार्ज कर दिया गया था और उसमें ही शामिल थी वारंटी पार्ट्स की कीमत। Next is auto parts or of 4 million which were withdrawn by the owner for his personal use. अब ये जो ऑटो पार्ट्स हैं, चूंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं, सवाल के पहले पैराग्राफ में ही आपको बता दिया गया है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं। तो मैं एक दफ़ा आपको ज़रा नोट्स पे पहले ले जाता हूँ, और हमने ये पढ़ा हुआ है सप्लाई की डेफिनेशन में। तो हम ज़रा सप्लाई की डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। सप्लाई की डेफिनेशन में हमने कहा था कि सप्लाई में शामिल है, शामिल क्या है, पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज़। अगर आप इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, द की टर्म इज़ गुड प्रोड्यूस्ड। अगर आपकी बनाई हुई चीज़ प्राइवेट इस्तेमाल में हो या बिजनेस या नॉन बिजनेस यूज़ में हो, तो टैक्स लॉ कहता है वो सप्लाई है। अब हम यहाँ पे ज़रा दोबारा से आप इसको देखें, तो ऑटो पार्ट्स आपका चूँकि मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, सवाल के पहले पैराग्राफ में ही बता दिया है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं ऑटो पार्ट्स के। तो इसका मतलब 4 मिलियन का आइटम आपने मैन्युफैक्चर किया और ऑनर ने पर्सनल यूज़ में लिया है, तो टैक्स लॉ के मुताबिक ये एक सप्लाई है। और ये सप्लाई अगर सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सनस में शामिल है, तो इसके ऊपर बिल्कुल सेल्स टैक्स तो कैलकुलेट होना है, इसलिए इसको कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। 220 मिलियन के फिगर को नहीं छेड़ेंगे हम, क्योंकि बिल्कुल इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होना चाहिए है। इससे अगला जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ रॉ मटेरियल ऑफ 2 मिलियन विच वर गिवन टू फैक्ट्री इंजीनियर फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब ये ऊपर से बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोविजन है, यानी यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात हो रही है, आपका मैन्युफैक्चर्ड आइटम नहीं है। इसका सीधा मतलब ही यही है कि आपका मैन्युफैक्चर्ड आइटम नहीं है। अगर मैन्युफैक्चर्ड आइटम नहीं है और आपने इसको पर्सनल यूज़ में ले आए हैं, तो फिर ये सप्लाई की डेफिनेशन में भी नहीं आता। आप इसको सेल्स ट्रीट नहीं करेंगे, और अगर ये सेल्स ट्रीट नहीं होगा तो फिर इसका इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर सकते आप। तो इसका मतलब इस 2 मिलियन की आपको 2 करेक्शंस करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि अपनी सेल्स में से इसको माइनस करें और परचेज़ेज़ में से भी निकाल दें, क्योंकि जब एक आइटम आपने रॉ फॉर्म में ख़रीदा है या और उसको फिर कारोबार में कहीं यूज़ भी नहीं किया बल्कि पर्सनल यूज़ कर लिया, तो ये तो हमारी सेल्स टैक्स कैलकुलेशन में कहीं नहीं आएगा।
सो एक तो हम अपनी सेल्स में से इसको निकाल देते हैं और दूसरा हम अपनी जो परचेजेस है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन उसमें से भी इसको निकाल देंगे। नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ रुपीज़ 32 मिलियन विच वॉज सोल्ड टू पे ट्रेडर्स। सो 32 मिलियन का सामान है जो आपने बेचा है और पीटी इज़ द कस्टमर और इसको उधार पे बेचा। इसको 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन में पेमेंट करेगा और मैक्सिमम इसके पास 30 दिन का टाइम है। उसके बाद इसको कुछ मार्कअप चार्ज करेंगे आप। अच्छा जी, सो ये जो 2/10 और n/30 है, इससे ये मुराद होती है कि अगर 10 दिन में पेमेंट करोगे तो 2% डिस्काउंट ले लो और अगर 30 दिन में पेमेंट करोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा और अगर 30 दिन से ऊपर डिले करोगे तो फिर 2% का ही मार्कअप चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पीटी पेड द अमाउंट विद इन 10 days एंड अवेल द डिस्काउंट। ना ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट्स जो होते हैं ना वो सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन को इम्पेक्ट नहीं करते। सो हमने जो डिस्काउंट की प्रोविज़न पड़ी हुई है सेल्स टैक्स लॉ में, वो ये पड़ी हुई है कि जब आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना सीखा था ना, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था कि लोकल सप्लाई में डिस्काउंटेड प्राइस आप लेते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या था कि वो इनवॉइस के ऊपर मेंशन्ड हो और इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो। ये सारी कंडीशंस वहाँ अप्लाई होती हैं जब एक्चुअली जो प्राइस नेगोशिएट करते हुए डिस्काउंट आप लेते हैं, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जिसको कहते हैं। कैश डिस्काउंट वो होता है जब आप पेमेंट अर्ली पेमेंट का डिस्काउंट है, वो उसकी सेल्स टैक्स लॉ में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। सो इस डिस्काउंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा हमारी सेल्स के ऊपर, इसलिए टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4 है टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स ऑफ 16 मिलियन प्रोवाइडेड टू अ कॉटेज इंडस्ट्री। अगर आपने कॉटेज इंडस्ट्री को सामान सप्लाई किया है तो टैक्स लॉ हमें इसके बारे में क्या गाइडेंस देता है? टैक्स लॉ सिंपली ये कहता है कॉटेज इंडस्ट्री का सिनेरियो टैक्स लॉ ने हमें ये बताया कि जब आप सेल करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री को, तो ये चूंकि अनरजिस्टर्ड होती है कॉटेज इंडस्ट्री, इसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर कॉटेज इंडस्ट्री और इस हैंस इट इज़ ट्रीटेड एज unregistered person and registered person shall charge further tax on supplies made to cottage industry। सो अनरजिस्टर्ड पर्सन के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और बिल्कुल इनको फर्दर टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब ये जो टैक्सेबल गुड्स हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसी में ही 16 मिलियन शामिल है, ठीक है जी। तो अगर ये उसमें शामिल है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, तो कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, इससे बिल्कुल सही जगह शामिल हुई हुई है ऑलरेडी फिगर। Additional information number 5 is raw material of 25 million were destroyed due to fire incident at factory. All material were purchased from registered person। registered person से आपने सामान ख़रीदा और 25 मिलियन का सामान था और सारे का सारा जल के राख हो गया। अब अगर ये जल के राख हो गया तो इसका मतलब आपकी टैक्सेबल सप्लाईज बनाने में तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसका इनपुट टैक्स भी आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सेक्शन 8 की प्रोविजंस देखें तो वो यही कहती हैं कि आप अगर उस सिर्फ उस आइटम का इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो जो इस्तेमाल हुआ हो टैक्सेबल गुड्स बनाने में। तो ये तो जल गया, इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, 25 मिलियन को इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ फ्रॉम जो मैंने परचेज की हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर में से। अलबत्ता इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यही सामान जो जले हुए फॉर्म में अगर सेल लेबल कंडीशन है इसकी, यानी ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ सामान ज़ाया हो गया, लॉस हो गया फायर की वजह से, लेकिन फिर भी वो इस कंडीशन में है कि उसे बेचा जा सकता है, तो फिर और वो टैक्सेबल सप्लाई की अगर डेफिनेशन में आता है तो फिर उस सेल में से इसका इनपुट टैक्स माइनस हो सकता है। ओके, सो अभी तो फ़िलहाल हम इसको 25 मिलियन को माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट आइटम इज़ पॉइंट नंबर 6 रॉ मटेरियल ऑफ रुपीज़ 26 मिलियन। 26 मिलियन के आपके रॉ मटेरियल्स हैं और क्या हुआ इसके साथ, वो रिटर्न टू द सप्लायर, आपने अपने सप्लायर को वापस कर दिया। सो आपकी परचेजेस रिटर्न है, इसकी वजह से इनपुट टैक्स कम होता है और आपकी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी भी बढ़ती है क्योंकि इनपुट टैक्स कम हो रहा है। सो रॉ मटेरियल 26 मिलियन का आपने वापस किया। द मटेरियल्स वर परचेज इन नवंबर। सो अगर आप नवंबर में परचेज़ करते हैं तो और अभी आप फरवरी की कैलकुलेशन बना रहे हैं, तो आपके कितने टाइम गुजरा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बीच में 2 महीने गुजरे हैं और फरवरी के अब आप रिटर्न बना रहे हैं। तो हमारे पास रिटर्न्स के केस में बिल्कुल इतना टाइम होता है कि आप उसको रिकॉर्ड कर सकें और हम बिल्कुल 180 दिन का टाइम होता है, 180 दिन तकरीबन 6 महीने बनते हैं। सो बिल्कुल हमारे पास टाइम मौजूद है और हम इस 26 मिलियन की रिटर्न्स को अपनी एडजस्टमेंट हम यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट इज सेल्स टैक्स इनवॉइस ऑफ रुपीज़ 8 मिलियन।
dated 15 July 2022 was erroneously not declared in the sales tax return for the month of July 2022 and onwards. अब इसमें मैं थोड़ा सा ये मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट माय ओपिनियन कि ये सेल्स टैक्स इनवॉइस परचेज़ की है या सेल की है, ये कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है, क्योंकि जब आप परचेज़ करते हैं तो भी सेल्स टैक्स इनवॉइस ही मिलता है आपको, और जब आप सेल करते हैं तो आप सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। नाउ इफ़ आई रीड इट वेरी केयरफुली कि बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई ये है कि एक सेल्स टैक्स इनवॉइस है 8 मिलियन की, उसकी तारीख भी बताई हुई है, और एरोनियसली नॉट डिक्लेयर्ड इन सेल्स टैक्स रिटर्न, और आपने सेल्स टैक्स रिटर्न में उसको शो नहीं किया फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022 एंड ऑनवर्ड्स। अब अगर ये सेल्स की रिटर्न है, सेल्स की इनवॉइस है, आपने कोई चीज़ बेची और वो आपने ओमिट कर दी, तो सेल्स की ओमिशन की सूरत में टैक्स लॉ का प्रोविजन, सेल्स टैक्स लॉ का प्रोविजन ये है कि आप जिस मंथ की वो सेल्स हैं उसी मंथ की सेल्स टैक्स रिटर्न को रिवाइज करेंगे। और अगर परचेज़ आपसे ओमिट हो जाए तो परचेज़ के केस में आपको सेल्स टैक्स लॉ ने इजाज़त दी है। क्या इजाज़त दी है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, सेल्स टैक्स लॉ की क्या इजाज़त है। सेल्स टैक्स लॉ ने ये परमिशन दी है कि आप इफ़ नॉट क्लेम्ड इन रेलेवेंट टैक्स पीरियड देन कैन बी क्लेम्ड इन 6 सब्सीक्वेंट टैक्स पीरियड्स। ठीक है, सो इफ़ नॉट क्लेम्ड इन रेलेवेंट टैक्स पीरियड देन कैन बी क्लेम्ड इन 6 सब्सीक्वेंट टैक्स पीरियड्स। ये टैक्स लॉ ने हमें परमिशन दी हुई है कि आप पिछले अगले किसी भी 6 में से किसी भी महीने में इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकते हो। ना अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो हमें जो, अगर हम सवाल के इन्फॉर्मेशन को देखें तो ये नहीं बताया, तो अगर मैं इसको सेल्स की रिटर्न सॉरी सेल्स का ओमिशन ट्रीट करता हूँ, तो फिर इसको मैं बिल्कुल भी अपनी इस मंथ में तो कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे तो रेलेवेंट यानी नवंबर के मंथ की सेल्स टैक्स रिटर्न दोबारा से फाइल करनी चाहिए जिसमें मैंने सेल्स को ओमिट किया। और अगर मैं इसको परचेज़ का ओमिशन ट्रीट करता हूँ तो बिल्कुल मैं इसको अब क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो 6 सब्सीक्वेंट टैक्स पीरियड्स लैप्स नहीं हुए। नाउ इसको आई कैप ने इसको एज्यूम किया है कि ये सेल्स का इनवॉइस है, मेरी सेल है जिसका इनवॉइस मिस हो गया। तो इन माय ओपिनियन ये इस मंथ की में तो एडजस्ट होना ही नहीं चाहिए, इसको आपको नवंबर की ही रिटर्न को एडजस्ट करना चाहिए। यहाँ पे इस मंथ में इसकी कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। Next is taxable goods of rupees 19 million were returned by customer. These goods were sold in July. So जुलाई में अगर आपने एक चीज़ बेची और अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 6 मंथ्स बीच में गुजर चुके हैं और अब फरवरी का मंथ चल रहा है, तो टैक्सेबल गुड्स ऑफ 19 मिलियन वर रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न किया है। और तो क्या मैं इसको रिटर्न को यहाँ पे अब अपनी सेल्स में से माइनस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो इस चीज़ का फ़ैसला मुझे करना है। तो इस चीज़ का फ़ैसला हम किस बुनियाद के ऊपर करेंगे, हम डेफिनेटली सेल्स टैक्स लॉ को रेफ़र करेंगे कि अगर हमारी कुछ रिटर्न हो तो उसके लिए कोई पाबंदी, कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। सो सेल्स टैक्स लॉ ने कहा ये है कि एडजस्टमेंट्स, ज़रा डेबिट क्रेडिट नोट इसके लिए इशू होगा, रिटर्न ऑफ गुड्स है, तो इसका मतलब ये है कि कोई डेबिट क्रेडिट नोट इशू होगा कि एडजस्टमेंट विच लीड टू रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स और इंक्रीज इन इनपुट टैक्स कैन ओनली बी मेड इफ कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट और क्रेडिट नोट इज इशूड विद इन 180 डेज। तो 180 दिन का इसमें लिमिट होता है, और 180 दिन से आगे यानी 6 महीने से ज़्यादा अगर हो रहा है तो फिर आपको कलेक्टर ऑफ सेल्स टैक्स जो है वो 180 दिन तक मज़ीद इसको एक्सटेंड कर सकता है। उसकी परमिशन चाहिए होगी आपको, तब आप बिल्कुल कर सकते हैं। ना अब सवाल इस बारे में है साइलेंट कि क्या आपने कोई ऐसी परमिशन ली है या नहीं ली। तो हम यही ज़्यूम करेंगे कि आपने परमिशन तो नहीं ली, इसका मतलब टैक्सेबल गुड्स जो 19 मिलियन के रिटर्न हुए हैं, उस रिटर्न को तो अभी मैं बिल्कुल अपनी इस महीने की सेल्स टैक्स रिटर्न में जगह नहीं दे सकता। तो इन 19 मिलियन का मुझे कोई भी रिटर्न्स का फ़िलहाल मैं एडजस्टमेंट नहीं बना सकता हूँ। उसके बाद 2 आइटम रह जाते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1.2 मिलियन, कैश में आपने पे कर दिया है। इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्स टैक्स लॉ ने हमें क्या गाइडेंस दी है। अ, इसमें सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट एडमिसिबल सेक्शन 73 में एक रिस्ट्रिक्शन तो है कि 50,000 से ज़्यादा आपने क्रॉस चेक से पेमेंट करनी है।
लेकिन इसमें एक्सेप्शन दी गई है यूटिलिटी बिल्स की, तो इसलिए कोई मसला नहीं। अगर आपने यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया है तो कोई बात नहीं, कैश में पे कर दिया तो कोई मसला नहीं, आप इसका इनपुट टैक्स ले सकते हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड है 27 मिलियन का, वो हमारी जब सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन हम इनपुट टैक्स की बना रहे होंगे तो उसमें हम इस 27 मिलियन को भी जमा कर लेंगे। सो अब सवाल का सारा इन्फॉर्मेशन मेरी वर्किंग्स में आ चुका है, सिवाय इन दो चीज़ों को छोड़ के, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ब्रॉड फॉरवर्ड सेल्स टैक्स, ये मैं अभी अपनी कैलकुलेशन फाइनल करते हुए लिख लूँगा। सो अब इन वर्किंग्स के टोटल्स बना लेते हैं, और जो टोटल बन रहे हैं 213 मिलियन, 40 मिलियन और 285 मिलियन, इनको मैं ऊपर ले जाता हूँ जो मैं अपनी मेन वर्किंग बना रहा हूँ। सो 213, 40 और 285 मिलियन, ये मेरी वर्किंग 1 2 3 से फिगर्स आ गई। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइनल हो चुका है, और अब मैं इसके ऊपर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। 18% बनाएंगे, और 3% से आप फर्दर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब अगली बारी आ जाती है इनपुट टैक्स की। इनपुट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, सिंपली 18% से इसको मल्टीप्लाई कर दें, और लेकिन इसके अंदर मज़ीद जो दो सेल्स टैक्स थे, एक इलेक्ट्रिसिटी का और ब्रॉड फॉरवर्ड, वो भी हम जमा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का सेल्स टैक्स 18% से बना लें, 1.2 मिलियन इज़ द अमाउंट ऑफ बिल विच हैज़ बीन मैंशनड, तो हम 18% से इसका सेल्स टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह जो ब्रॉड फॉरवर्ड सेल्स टैक्स है वो भी हम लिख लेते हैं, और इन तीनों को जमा कर लेते हैं। इन तीनों को जमा करके हमने एक लिमिट लगानी होती है, और वो लिमिट क्या होती है, आउटपुट टैक्स का 90%। ये आउटपुट टैक्स का 90% आपको सेल्स टैक्स लॉ ने ही पाबंद किया है, और सेल्स टैक्स लॉ ने पाबंद ये किया है कि हाउ मच ऑफ इनपुट इज़ एडजस्टेबल, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, ये आप इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। तो 90% हम अब ज़रा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि वो कितना बनता है। सो अभी तो ये तीन फिगर्स को मिलाया तो 78.5 बना, तो अब मैं 90% ऑफ आउटपुट टैक्स बनाता हूँ तो दैट इज़ 40.99। अब इन दोनों में से जो लेस अमाउंट होगी वही मेरा इनपुट टैक्स बन सकता है, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो मैं इन दोनों में से जो कम है, डेफिनेटली 40.99, इसको माइनस करूँगा अपने आउटपुट टैक्स में से। सो ये जो आउटपुट टैक्स में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो बाकी हमारा बन जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल, जो हमने इस महीने में अदा करना है। जो मेरी 90% की लिमिट थी और जो मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स था, उसका अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो ये बनता है जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस महीने में 27 मिलियन पिछले महीने से आया था, तो ये 37.53 मिलियन अब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ का इनपुट टैक्स में शामिल कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ द इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड, और इससे ऊपर जो फिगर लिखी है दैट इज़ सेल्स टैक्स पेएबल। साथ में जो 3% से फर्दर टैक्स है, जो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती, दिस इज़ द सिंपल फिगर जो आपने पे करनी होती है। सो दो आइटम्स पेएबल हैं, एक फर्दर टैक्स का और एक सेल्स टैक्स पेएबल 4.55 मिलियन, और इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड होगा 37.53 मिलियन का। ओके जनाब, सो दिस इज़ इट। यहाँ तक अब आपका कोई सवाल होगा तो उसको हम फिर कमेंट्स में आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।